हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से ही जहाँ कल छोड़ कर गए थे। कुछ पहले पुरानी बातें याद करा दूं, फिर अगली बात लिखना शुरू करेंगे। लो बेटा, सब सामने देखना अभी। बेटा, मैंने कल बोला था लिबरलाइजेशन के टोटल 5 पार्ट करने हैं, ठीक है ना। एक बात हमने सबसे पहले पढ़ी, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है ना बेटा, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए, और मैंने कुछ 4 हेडिंग का डिस्कशन किया था आपके साथ। पूछ लूं? याद तो एक भी नहीं आनी। तो बेटा, सबसे पहले हेडिंग थी एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई, लेकिन 6 इंडस्ट्री को छोड़ दिया गया। कौन कौन सी 6? 2 शुरू की, वो जो तुम पीते हो, अच्छा, एक लीकर, दूसरी सिगरेट, ठीक है ना। डिफेंस इक्विपमेंट बोल लेते हैं उसको हम, डिफेंस इक्विपमेंट, एक्सप्लोजिव्स, डेंजरस केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मा, ठीक है जी। फिर बेटा हमने बात पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में पहले 17 इंडस्ट्री थी, उसको रिड्यूस करते करते 8 पर लेकर आए, रिड्यूस करते करते 3 पर लेकर आए। 3 के नाम, इंडियन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। अर्लियर प्रोडक्शन एरियाज वर रिजर्व फॉर एसएसआई, नाउ डी रिजर्व्ड। एसएसआई के लिए जो चीजें आपने बेटा अर्लियर क्या करी थी, रिजर्व करी थी, अब गवर्नमेंट ने डी रिजर्व कर दी। सर हमारा प्रिंसिपल ही बदल गया। हमारा प्रिंसिपल अब यह है, जो सस्ता बनाएगा वो बेचेगा। इंडिया कोई इकोनॉमी नहीं है कि हम इंडियन सिटीजन को बचाते रहें या एसएसआई को बचाते रहें। बेटा अब दुनिया एक इकोनॉमी है, हम बचा नहीं सकते किसी भी कीमत पे, ठीक है ना जी। 3 बातें। फिर बेटा फोर्थ वन थी नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने बात करी थी एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। बेटा जब आपने लाइसेंसिंग खत्म कर दी, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए भी लाइसेंसिंग नहीं चाहिए। यानी कि बेटा हमें फ्रीडम मिल गई कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट से, कि कैपेसिटी अब जितनी मर्जी बढ़ा लो, अब कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। याद आ गई बात? सर 4 बातें हो गई इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की। अगला था बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। कुछ याद नहीं होगा वैसे, मैं इतनी मेहनत करता हूं, तुम मेरे बैंड बजा देते हो एक दिन में। बाबू याद है इसको, साकार को? साकार याद है क्या तेरे को? शक्कर है क्या देना ना? सरकार, सरकार है। चलो, हाले नल्ले, अबे पढ़ लो। शक्कर, शक्कर, शरीफ आदमी से पंगा ले सकते हो तुम? हाँ लग रहा है मेरे को, तो सच्ची में शरीफ है पक्का। चलो इतना तो ऐसे पता लग जाता है बंदे के बारे में यार, देख के ही। लो, तेरे को देख के ही पता लग गया था मुझे, कमीना आदमी है तू। लो बेटा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 6 पॉइंट थे। फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया इंक्लूड्स बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज एंड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है ना सर। सर एनबीएफसीज के बारे में मैंने बाद में चर्चा भी करी थी आपके साथ। बाबू टिल 1990 आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, लेकिन बेटा लिबरलाइजेशन होते ही आरबीआई का रोल सब्सटेंशियली बदल गया था। आरबीआई रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में कन्वर्ट हो गया था। ऐसा रेगुलेटर आरबीआई व्हाट रेट स्ट्रक्चर फॉर द बैंक, लेकिन ऐसा फैसिलिटेटर आरबीआई ने फ्रीडम दे दी बैंक को कि आप अपना इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर खुद फिक्स करो, जहां आपको लगता है आप प्रॉफिट कमा सकते हो वो इंटरेस्ट रेट रखो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी। सर लिबरलाइजेशन के बाद ही प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में इमर्ज हुए, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आप देखते हो, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, मर्केंटाइल बैंक, ये सब बेटा इनकी इमरजेंस लिबरलाइजेशन के बाद हुई है, ठीक है ना जी। एज वेल एज एनबीएफसीज भी बेटा 1991 लिबरलाइजेशन के बाद ही इमर्ज हुई हैं। एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बहुत पढ़ाई चल रही। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक नहीं है,
फिर भी फाइनेंस करते हैं, ठीक है ना जी। कुछ याद ना रहे, LIC, हाउसिंग और इंडिया बुल्स, 2 याद रख लेना बस, ठीक है जी बाबू। और एक आखिरी बात मैंने इसमें करी थी, इंडिया में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में FII इन्वेस्ट कर पा रहे हैं आज की तारीख में, वो भी लिबरलाइजेशन के बाद ही हुआ, वरना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि आपने साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी करा। तो बेटा अब तो दुनिया है, अब दुनिया है तो भाई दुनिया के हर कोने से कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है सर, बात याद हो गई, कुछ कुछ याद आ गया हो बाबू। थर्ड वन था फिस्कल रिफॉर्म, और फिस्कल का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। लेकिन बेटा मेनली जो रिफॉर्म हुए बेटा वो टैक्स में थे, वो टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म थे, ठीक है ना। पुराने इवेसिव था, लोग चोरी करते थे। आज की तारीख में टैक्स रेट, टैक्स स्ट्रक्चर हो गया है, मॉडरेट हो गया है, तो लोग हंस के पे कर रहे हैं। सर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं, एक ही लेफ्ट है, सिर्फ इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट की बात करूं तो भाई इसकी कॉम्पोजिशन भी काफ़ी कम हो गई है, सिर्फ GST और कस्टम मेनली, ठीक है ना। है और भी बहुत कुछ, मैं टैक्स पे ज्ञान बहुत दे सकता हूँ, पर सर जितना ज़रूरी है उतना रखते हैं बात को। सर ये 3 बातें अब तो याद हो जानी चाहिए यार, ठीक है ना जी, और हर एक को जानी चाहिए बाबू। अब बात को आगे बढ़ा रहे हैं, 2 बातें हमने रीड भी करनी है, समझनी भी है, और आज से लिखना शुरू करना है, ठीक है ना जी बाबू। बहुत बढ़िया लिखा गया है इसको, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, वैसे मैं इसका नाम लिखने वाला हूँ एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर फॉरेन सेक्टर ही होता है, पढ़ना है एक बार आप। पढ़ा आपने, लो 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, इसका एनालिसिस थोड़ा तगड़ा हो सकता है, ठीक है ना। ये सामने देखना, देखो अभी ना मुझे पता है शायद सबने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं होगी, कुछ तो होंगे आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, या कईयों ने कहीं और से पढ़ी है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ आपको बात याद कराने की, याद आए तो ठीक, नहीं आए तो मैं एक दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा। मेरी तरफ देखना, सर आपको याद है आपने मुझसे कभी एक टॉपिक पढ़ा था, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन, पढ़ा था। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और बेटा इसका इम्पैक्ट क्या देखा था आपने? अच्छा, सच्ची बताओ। अच्छा, से क्या होता है? अच्छा, इससे इम्पोर्ट बढ़ेंगे क्या? एक बार थोड़ा सोचो तो। अच्छा, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान लो $1 इंडियन रुपी थे 40 डॉलर, 50, अब इससे इम्पोर्ट बढ़ेंगे। हाँ सोच सोच सोच, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे इम्पोर्ट बढ़ेंगे, आधे तो इम्पोर्ट पे ही थे। क्यों बढ़ेंगे एक्सपोर्ट? सुन लो भाई, पहले कोई इंसान अगर इंडिया में $1 लाख लेकर या से सामान जाता 40 लाख का, तो इंसान $1 लाख लेकर आया, हम कितने का सामान दे रहे हैं उसको? 40 लाख का। आज अगर $1 लाख ले आए तो कितना सामान दे रहे हैं? 50 लाख का। विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर, नाउ द फॉरेनर्स कैन बाय मोर कॉमोडिटी फ्रॉम इंडिया, हमारा एक्सपोर्ट है ऑटोमेटिकली। अब सुन लो सर, मैंने बोली थी वहां पर, थोड़े दिन के बाद ही अगर ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान हो, करेंसी डेप्रिसिएशन के बाद मैंने एक दिन इसको कंपेयर कराया था डीवैल्यूएशन के साथ, और एप्रिसिएशन को कंपेयर कराया था रीवैल्यूएशन के साथ।
और मैंने बोला था इन दोनों में कुछ नहीं होता, बस सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग। सर 3 तरीके के सिस्टम थे ना, मतलब तो सेम था ना। अब सुन लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अगर इतना याद भी है तो ठीक, नहीं भी याद है तो भूल जाओ। बाबू अब 1991 में क्या हुआ सर, हम शॉर्ट टर्म के लिए 2 क्राइसिस से गुजर रहे थे। आपने पढ़ा था ना कल इंट्रो में, 2 क्राइसिस थे हमारे सामने, इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या? एक तो भाई 15 दिन के ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, 16वें दिन के पैसे ना होते कि हम क्रूड ऑयल खरीद पाए। और दूसरा, नेसेसिटी के प्राइसेस भाग रहे थे सर, इन्फ्लेशन आ रहा है। शॉर्ट टर्म में हमने जो सुधारने की सोची थी, अब सरकार ने ऐसा स्टेप खेला कि मजा ही लगा दिया। भाई 1990 तक इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, ठीक है? और मान लो $1 का दाम था 1990 में 40 रुपए। सरकार ने बोला आज ही हम अपनी करेंसी को डीवैल्यूड मान रहे हैं और आज से $1 का दाम 50 रुपए। भाई जनता तो भड़केगी, जनता को पता है आपकी पॉलिसी क्या है, लोग भड़क भी गए होंगे कुछ, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हमने डीवैल्यूएशन कर दिया। डिवैल्यूएशन करते ही क्या हुआ, जब इतना बड़ा जंप आया भाई, सीधा 25% का फर्क आ गया करेंसी में, तो लोगों ने भर भर के इंडिया से सामान खरीदा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए। सर ये भी तो सोचो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ गए। इतने आए, कोई $1 लाख लेकर आया, कोई $2 लाख लेकर आया, कोई $5 लेकर आया, इस लालच में कि अब मैं ज्यादा सामान खरीद सकता हूं इंडिया से। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया सर। सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक कंफर्टेबल लेवल तक पहुंच गया। इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि साल भर में कोई दिक्कत ना है। क्या करा, पहले डीवैल्यूएशन करा, डीवैल्यूएशन करने से क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ गए और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच गए। लोग खरीदने लगे इंडिया से सामान, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा होने लग गया। आरबीआई के पास इतने तगड़े रिजर्व हो गए 3 दिन में कि सालों साल के पैसे इकट्ठे हो गए। अब क्या करा गवर्नमेंट ने कहा आज से मैं फिक्स नहीं करूंगी दाम। पढ़ा होगा आपने, गवर्नमेंट ने कह दिया हम नहीं फिक्स करेंगे आज से फॉरेन एक्सचेंज रेट। कौन करेगा? हम इसको फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ रहे हैं। अब बेटा फ्री फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई फिक्स करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। खत्म। समझ में आया ये स्टेप क्यों किया गया, डीवैल्यूएशन क्यों किया गया? सर हमारी शॉर्ट टर्म की जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म करने के लिए किया गया। अगर नहीं करते तो सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा ना होता। क्लियर हो गई बात? पक्का से? चलो लास्ट वन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म पढ़ना। अभी कुछ खास है नहीं इसमें, रुक जाओ पढ़ो। पीछे हट जाओ, नहीं करे तेरा बहुत बढ़िया। तो उल्लू क्या लगवाई थी ना कभी, उल्लू को भी था। उल्लू चश्मे के साथ सही लगता होगा। सर क्या आपने बातें, 4 टोटल मिलाकर 4 बातें हैं अगर देखोगे तो ढंग से।
ये बात आप पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हो, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी या इंडिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाता था दो चीज से, एक कोटा और दूसरा टैरिफ। याद है आपको बात? ठीक है ना, मैं एक बार फटाफट से, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ मतलब होता है टैक्स रेट। ठीक है ना, इंडिया ने कोई चीज बनाई, मैं बोलता हूँ 20 रुपए किलो, और बेटा यूएसए ने वही चीज रुपए किलो। सर नहीं उसकी चाहिए जो सस्ता बनाता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी, और ये खाली इंडिया की पॉलिसी नहीं थी, बहुत डेवलपिंग पॉलिसी थी। वो क्या करते थे बेटा, मान लो यूएसए ने ये चीज एक्सपोर्ट करी इंडिया में, और रास्ते का किराया भाड़ा 2 रुपए किलो, तो ये चीज इंडिया में 12 रुपए किलो पहुंचानी चाहिए। और जैसे पूछती थी इम्पोर्ट, इंडिया के हिसाब से इम्पोर्ट हो रहा है तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा करती, इंडिया अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी को हाई कर लेता था कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बची रहे। अब बेटा ये 12 रुपए की कोई चीज पहुंच रही है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स रेट उठा दिया 100%। 12 रुपए किलो चीज, 12 रुपए किलो का टैक्स, इंडिया में कितने की कॉस्ट है? 20 पर केजी। बिकेगी? किसकी बिकेगी? इंडिया की बिकेगी। तो ऐसे बचाते थे आप अपने देश की डोमेस्टिक को, टैरिफ मतलब टैक्स रेट से। समझ आई बात? और दूसरा तरीका क्या था? कोटा। कोटा होता है बेटा क्वांटिटी। और अगर मान लो आपने टैक्स रेट बढ़ाया नहीं, इसके ऊपर 12 रुपए किलो चल रही है और नॉर्मल टैक्स रेट इज 20%, तो बेटा 2 रुपए 40 पैसे पर किलो टैक्स है, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है इसकी? 14 रुपए 40 पैसे पर। अगर आपने टैक्स रेट नहीं बढ़ाया तो आप क्या, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा कि इंडिया में ये चीज मान लो 2 लाख किलो से ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकती। लाख किलो तो इंपोर्ट कर लो, 2 लाख किलो के बाद किसकी बिकेगी? तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हम जिंदा रखने के लिए कुछ भी करते थे सर। लेकिन अब आपने 4 बातें पढ़ी हैं, सबसे पहली बात ही ये लिखी गई है। क्या लिखी हुई थी? डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और बेटा इसमें क्लियर कट लिखा गया अप्रैल 2001 तक सारे कोटास खत्म कर दिए गए, सारे कोटा, कोई कोटा नहीं बचा। ठीक है ना, सारी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन खत्म, पहली बात। दूसरी बात बेटा ये लिखा गया टैक्स भी सब्सटैंशियली रिड्यूस कर लिया। भाई आप उल्टे सीधे टैक्स रेट लगाते थे 50 70 80%। क्या तुक है? आज की तारीख में अगर कोई पढ़ेगा, किसी को भी कस्टम एक्ट पढ़ने का मौका मिले, कस्टम एक्ट 1962, सर ज्यादा टैक्स 20% है, लगभग 90% चीजों पे 20% टैक्स है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है जी, तो बेटा हमने क्या करा, कोटा भी खत्म कर लिया, टैरिफ को भी सब्सटैंशियली रिड्यूस कर लिया। तीसरी बात लिख, ड्यूटी खत्म कर दी। सर एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है इंडिया में। हम जो बोलते हैं ना प्यार से, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब कुछ और नहीं होता, इंपोर्ट ड्यूटी होता है। कुछ लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी मतलब दो बातें हैं, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। सर एक्सपोर्ट ड्यूटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इंडिया में 1990 के बाद। एक्सपोर्ट पे कोई देश टैक्स नहीं लेता। मैं इंडिया का कस्टम लॉ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। कोई भी देश एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लेता, और वो इसलिए नहीं देता कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बना रहे। समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ सर, इंडिया यूएसए को कोई गुड्स बेच रहा है, ठीक है ना, मान लो यूएस में एक लैपटॉप की कीमत है 40,000, ठीक है, और इंडिया ने उस लैपटॉप को 30,000 में मंगाया और ये इंपोर्ट करेंगे अब। ठीक है बाबू, अगर इंडियन गवर्नमेंट गए पहले मुझे दे दो जीएसटी 12%, मान लो कह दे, तो सर आपने पहले तो दे दी इंडियन गवर्नमेंट को जीएसटी, टैक्स कितना हो गया बेटा? 3600 रुपये लग गया, 33,600 का तो यही हो गया प्रोडक्ट। फिर आपने बेटा रेट बढ़ी, किराया भाड़ा भरा इसका, इसका किराया भाड़ा कुछ भी 100 रुपये था पर में पहुंचा। यूएस गवर्नमेंट ने कहा ड्यूटी लाओ, इंपोर्ट ड्यूटी भी दे दो, ड्यूटी 20%, ये चीज पर टैक्स लगा 20%, बिकेगी?
क्यों नहीं बिक रही? एक लगा दिया, एक पूरे देश की गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, दो दो बार टैक्स। अगर यूएसए में बनी होगी तो यूएस गवर्नमेंट ने एक ही तो बार टैक्स लिया होगा जीएसटी उससे। तो सर ये दो आर्म लेंथ करा, आप कोई एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट्स विल बी ड्यूटी फ्री, हम टैक्स नहीं देंगे। इंडिया ने छोड़ दी एक्स, वजह सिर्फ एक कि आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट कॉम्पिटिटिव बना रहे। अब 3,000 की चीज है, 1,400 किराया बढ़ा, 31,400%, अगर टैक्स लग भी गया तो भी आप 40,000 से सस्ते हो, आप ही का बिकेगा। का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बना रहे, इस चक्कर में बेटा ड्यूटी कोई देश एक्सपोर्ट पे। लो बेटा, मैं बोलता हूं, अगर देखो कितनी सिंपल है, हेडिंग का नाम मुश्किल हो सकता है, यही कोटा खत्म कर दिए 2001 तक, हर तरीके का कोटा खत्म हो गया। टैरिफ ऑन इंपोर्ट वर सब्सटैंशियली रिड्यूस, बहुत कम कर दिए गए। एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री रखा गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी एबॉलिश कर दी गई बिल्कुल। चौथी बात की गई थी बेटा कि इंपोर्ट लाइसेंस, हमेशा क्या करते थे गवर्नमेंट के पास अप्लाई, क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज हर चीज को अगर इंपोर्ट कर रहे होते हो, अगर आप इंपोर्ट कर रहे होते हो तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट के पास अप्लाई करते थे कि मैं ये चीज़ इंपोर्ट करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती थी, तब जाके आप इंपोर्ट कर पाते थे। गवर्नमेंट ने ये लाइसेंस भी खत्म कर दिया, सिर्फ दो चीज़ों पे एग्जिस्ट करता है आज भी, मतलब दो चीज़ों के नाम इसने दो लिखे हैं, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। कोई चीज़ हार्मफुल है या बेटा एनवायरमेंट सेंसिटिव है, ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए आज भी लाइसेंस है। ठीक है जी, मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आपको। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये लगता है कि सच में ऐसा बोल देने से कि हर चीज आराम से इंपोर्ट हो सकती है, एक्सपोर्ट हो सकती है? क्योंकि देखो ये आधा अधूरा ज्ञान है, अभी नहीं आपने कुछ भी पढ़ा। ऐसे गोल्ड हो सकता है अनलिमिटेड इंपोर्ट, गोल्ड, ड्रग्स तो करने देंगे क्या? हथियार तो पढ़े हैं आपने कहीं? मैं बोल रहा हूँ आप ये आधा अधूरा ज्ञान पढ़ रहे हो। आप जिस दिन कस्टम एक्ट पढ़ोगे ना पूरा, तो उस दिन सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? कुछ चीजें के ऊपर तो बिल्कुल बैन है, और कुछ चीजें लाइसेंस के बाद इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि बेटा लोग नॉन वेज के शौकीन भाई वाइल्ड एनिमल्स की बॉडी तक इंपोर्ट किया करते थे। भाई एनवायरमेंट सेंसिटिव चीजें, हार्मफुल चीजें सरकार ऐसे इंपोर्ट करने ही नहीं देती, अब किसी को भी नहीं करने देती। ठीक है ना? उनके लिए लाइसेंस चाहिए। कई चीजें तो बिल्कुल बैन है, इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, और कई चीजें लाइसेंस के बाद इंपोर्ट कर सकते। मैंने मोटी मोटी बात कर दी आपके साथ जितनी जरूरी है। ड्रग्स करने देंगे ऐसे? कह रहे हाँ करने दें, नशेड़ी। ठीक है जी, बात ओके, बात समझ में आ गई? सर मैंने 5 बातें कर ली और बहुत 2.5 दिन की मशक्कत के बाद खत्म हुआ एक लिबरलाइजेशन पे। ठीक है जी, लिखना शुरू करेंगे। अच्छा पूछ लूँ क्या आपसे? वैसे कुछ मैं सोच रहा हूँ पूछ लूँ, लिखना तो भाई आपसे भी तो पूछ लो, इतना सारा मैंने बढ़ा दिया, क्यों नहीं? चलो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो।
पहले पूछो। ये वर्ड कंडीशनैलिटीज है। कार्तिक भाई एक सेकंड पोस्ट करना। इस लैंग्वेज पे छोड़ दो। आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के लिखो मेरे से। एक काम करते हैं, पहले ये टेबल ही नोट करना।
चेक कोई बिना कराया नहीं जाएगा। लिखते चलो।
नोट कर लो बेटा, इतना आज के इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों।